बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन फाइनेंस के हवाले से है और सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि आप हमारा कंप्लीट कोर्स हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इस पे विज़िट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आज का फाइनेंस के हवाले से हमने थ्योरी की बात करें तो इम्पॉर्टेंट थ्योरी को हम कवर करेंगे जिसका टाइटल है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। सो ये एक टाइटल ऐसा है या एक ऐसी थ्योरी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी आपकी स्टॉक मार्केट्स हैं जो वो परफॉर्म कर रही होती हैं या जैसे उनका ऑपरेशन चल रहा होता है उसको समझने के लिए एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इस कंसेप्ट का या इस थ्योरी का जानना ज़रूरी है। ये फामा की थ्योरी है, 1960 में उसने पेश की थी। उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जो मार्केट के अंदर स्टॉक्स हैं वो इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो एडजस्ट होती रहती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और भी स्पेसिफिक करूँ कि आप किसी स्टॉक एक्सचेंज पे जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे हम वहाँ पे बात करते हैं कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिकल जो व्हीकल्स हैं, लेट्स सपोज कोई कंपनी है उसके शेयर्स की प्राइसेस हैं जी 1000 पर शेयर प्राइस। अब लेट्स सपोज कि वो पाकिस्तान में कोई एक ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना कोई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे ये व्हीकल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और यहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स ख़रीदेंगे और उनको जितनी भी फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी वो यहाँ से पूरी होगी। सो ये जो शेयर है एट स्टार्ट है, जब हमारे पास जो ही ये इन्फॉर्मेशन आएगी और मुझे पता चल जाता है कि किसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ है, डिसीजन हुआ है, चाइना की कोई कंपनी है वो यहाँ पे ऑपरेशन लाहौर में कोई स्टार्ट करना चाह रही है और उसको फाइनेंस की ज़रूरत है, फर्दर वो आके अपने यहाँ पे शेयर इशू करेंगे। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेट्स सपोज कोई एग्रीमेंट हुआ है और मुझे कोई अंदरों अंदर खबर चल गई कि जी ऐसा एग्रीमेंट होने जा रहा है, तो मैंने फ़ौरन से, मेरे पास जी 20 लाख के फ़ंड पड़े हुए थे, मैंने क्या किया, मैंने इनके शेयर्स ख़रीद लिए। अब ये देखें कि ये जो 1000 के शेयर्स इसके पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे ऑलरेडी थे, चल रहे थे, हो सकता है कि फ़ौरन से विद इन वीक ये 1500 पे पहुंच जाए। क्यों? जैसे जैसे ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होने की खबर पहुंचेगी तो इसकी कीमत उठना शुरू हो जाएगी, ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। आगे चल के जी फिर खबर आउट होती है कि उनका ऑपरेशन फ़ौरन से स्टार्ट होने जा रहा है और नेक्स्ट वीक वो अपना सेटअप शुरू करने जा रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स जो है उनको फ्लोट करने जा रहे हैं या जैसे भी है वो अपने मार्केट के अंदर मज़ीद शेयर्स लेके आ रहे हैं। ये जैसे ही इन्फॉर्मेशन आई तो मैं विलिंग हो गया कि 2000 पर शेयर भी ख़रीदने के लिए, क्योंकि ये तो मुझे फ़ौरन रिटर्न देंगे आने वाले वक्त में। फिर उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया और यहाँ पे अपनी उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दी, उनके प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया। ये खबर जब मुझे मिली कि इनके प्रॉफिट बहुत ऊपर जा रहे हैं तो इसकी शेयर की प्राइस 2500 पे चलेगी, मैं वहाँ पे भी बाय करने के लिए एग्री हो गया। लेकिन ये यहाँ पे जो हमने हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे 1000 से 1500, 2000 और 2500 तक, ये किस पे डिपेंड कर रही है? इंफॉर्मेशन पे। मैं इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डिसीजन ले रहा हूँ कि इनके शेयर्स ऊपर जाएंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं इनको गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं और इनको फंडिंग भी अवेलेबल है और ये जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा है उसको भी सपोर्ट करता है और इस हवाले से यहाँ पे इनकी फ्यूचर मार्केट में बहुत मांग होने वाली है और इनको एक्सेप्टेबिलिटी हर लेवल पे मिलेगी। ये एक जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, माइंड सेट होगा, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि जो स्टॉक्स हैं उनकी प्राइसेस एफिशिएंटली एडजस्ट करती हैं और जो इंफॉर्मेशन होती है उनके ऊपर रिलाई करती हैं। सो इनकी कैटेगरी 1, 2, 3 पे डिपेंड करती है कि मार्केट की हिसाब से अगर वो वीक हैं, नॉर्मल हैं और या फिर एफिशिएंट हैं तो उसकी बेसिस पे इनकी प्राइसेस एडजस्ट होती हैं। कौन सी मार्केट किस तरह से ऑपरेट होती है इनको आगे हम जाके देखते हैं। ये सिर्फ आपको थ्योरी का बैकग्राउंड आपको मैंने दिया है और स्टॉक मार्केट को समझने के लिए ये जो थ्योरी है ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। सो द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इज़ अ फंडामेंटल थ्योरी इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स दैट सजेस्ट दैट फाइनेंशियल मार्केट्स आर इनफॉर्मेशनली एफिशिएंट। यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, जो सारे के सारा हमारी थ्योरी इसके गिर्द
घूमती है कि वो इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट होते हैं। जितनी भी कोई इन्फॉर्मेशन मार्केट में आती है वो प्राइसेस उनकी स्टॉक्स की क्विकली एडजस्ट होती हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी आ रही है, कोई अच्छी खबर है, तो प्राइस स्टॉक की ऊपर चली जाती है, और अगर कोई रिस्क आने वाला है, कोई जो रिस्की है या फिर कोई बैड न्यूज़ है, तो उस हवाले से उनकी प्राइसेस नीचे चली जाती है। सो इन्फॉर्मेशन उनकी प्राइसेस को एडजस्ट करती रहती हैं। वो कंपनी की परफॉर्मेंस हो सकती है, वो ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस हो सकती है, या वो कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसीजन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू EMH यानी कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, एसेट प्राइसेस, यहाँ पे हम स्टॉक ही समझेंगे, एसेट प्राइसेस इन फाइनेंशियल मार्केट फुली रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एट एनी गिवन टाइम। कोई भी वक्त देख लें तो जो स्टॉक की प्राइसेस होंगी वो इंफॉर्मेशन उनके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब होने के बाद वो प्राइसेस एडजस्ट हुई होती है। दिस इम्प्लाइज दैट it is impossible to consistently achieve higher return than the overall market through stock picking and और market timing। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जो स्टॉक्स खरीद कर रख लें और उनको फिर उन्हीं के ऊपर आप प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये अपने आप को एडजस्ट करती रहती हैं। इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि हमेशा से इससे फ़ायदा उठाते रहना कि ये कंसिस्टेंटली अचीव हाई रिटर्न, कि आप लगातार किसी स्टॉक के ऊपर जो है अभी आपने बाय कर लिया, थोड़े अरसे के बाद उसको वेट करते रहेंगे और उसके ऊपर हाई रिटर्न कर लेंगे। ये मार्केट गैप में थोड़ा सा तो एक वक्त के लिए होता है, लेकिन फ़ौरन से इन्फॉर्मेशन आती है और प्राइसेस एडजस्ट हो जाती हैं उस तरह से जिसको फ़ौरन से पहले डिसीजन लेना होता है। यानी कि जो ही इन्फॉर्मेशन आई और उसने डिसीजन ले लिया, वो 2-4 लोग होते हैं, उसके बाद आर्बिट्राजर्स होते हैं, वो आके इस इंफॉर्मेशन को एक लेवल पे लेके आ जाते हैं। सो एज any new information that could impact prices is quickly and accurately incorporated into the asset prices। वो जो ही इंफॉर्मेशन जनरेट होती है कुछ ही टाइम के बाद, वो टाइम होता है जिसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज जो ही इन्फॉर्मेशन सबके पास आती है, प्राइसेस एडजस्ट हो चुकी होती हैं, सेलिंग बाइंग उसकी टेक प्लेस हो चुकी होती है। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इस थ्योरी का? द कंसेप्ट ऑफ मार्केट efficiency can be traced back to the early 20th century, but it was formally developed and popularized by the economist Agni Fama in 1960s. Fama's seminal work is laid the foundation for the efficient market hypothesis। So ये एग्नी फामा की जो थ्योरी थी उसने आके एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का कंसेप्ट दिया एंड कैटेगराइज्ड इट इनटू 3 फॉर्म। ये 3 किस्म की 3 शक्लों में पाई जाती है आपकी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एक ऐसी मार्केट जो वीक है, जिसके अंदर फुली इन्फॉर्मेशन का इनकॉर्पोरेटेड नहीं होती, इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंची होती या पुरानी डेटाबेसेस पे चल रही होती है। दूसरी होती है सेमी स्ट्रॉन्ग, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन का पता होता है। दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर फुली इन्फॉर्मेशन फ्लक्चुएट हो जाती हैं, फ़ौरन से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती है, ये सेमी इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती है, ये वीक होती है। ईच डिफरिंग इन द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कंसिडर्ड। सो इनमें इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे ये वीक होती हैं, सेमी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनको हम आगे चल के चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ये 3 किस्मों की जो वीक और सेमी स्ट्रॉन्ग की हमने बात की, उनको अभी लेके आगे चलते हैं। वीक फॉर्म एफिशिएंसी की जो मार्केट्स हैं उनको कैसे देखते हैं EMH एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के हवाले से। ये थ्योरी कहती है असर्ट दैट करंट स्टॉक प्राइसेस फुली रिफ्लेक्ट ऑल हिस्टोरिकल प्राइसेस एंड वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, कि उसकी जितनी भी हिस्टोरिकल जो प्राइसेस होती हैं या फिर रिफ्लेक्ट ऑल हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, जो उसकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी होती है। यानी कि एक हफ्ते से पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके साथ इनकॉर्पोरेटेड होती है। अभी रीसेंट इंफॉर्मेशन उसको इम्पैक्ट नहीं किया होता, बल्कि जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है उन्होंने इम्पैक्ट किया होता है। ये वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी में इसमें इम्प्लाइज दैट technical analysis which relies on past stock prices and trading volumes to predict future prices cannot consistently produce excess return। यहाँ पे किसी को कोई आप टेक्निकल एनालिसिस अगर कर सकते हैं तो आपको जो पास्ट स्टॉक की प्राइसेस हैं या जो इंफॉर्मेशन पुरानी है वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देने लगे। जितना भी आप एनालिसिस करते रहें, आप इन स्टॉक में प्राइसेस से वो फ़ायदा नहीं उठा सकते, ज़्यादा रिटर्न हासिल नहीं कर सकते प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से। इसके अलावा एम्पिरिकल टेस्ट ऑफन इन्वॉल्व एग्जामिनिंग वेदर पास्ट रिटर्न्स कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर रिटर्न। तो यहाँ पे जो ये इस तरह की मार्केट होती हैं वो उनके ऊपर जो स्टडी की जाती है या एम्पिरिकल टेस्ट लगाया जाता है वो आपको
सिर्फ इतना ही बता सकता है कि पास्ट का रिटर्न आया कि वो फ्यूचर के रिटर्न को प्रिडिक्ट कर सकता है कि नहीं, कि अगर कोई एक स्टॉक है पिछले साल भी उसने अच्छा रिटर्न दिया, उससे पिछले साल भी अच्छा रिटर्न दिया, उससे पिछले साल भी अच्छा रिटर्न दिया, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन अभी ये वर्क करेगी कि आने वाले साल में भी इंफॉर्मेशन जो है वो जो आपको रिटर्न है इन स्टॉक्स पे अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी सजेस्ट दैट, ये क्या थ्योरी कहते हैं, इसका हिस्सा या ये मार्केट क्या कहती है, सजेस्ट दैट स्टॉक प्राइसेस एडजस्ट रैपिडली टू ऑल पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। इसमें जो है ना वो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जो अवेलेबल पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, जो किसी अखबार में है, टेलीविज़न पे है, लोगों को सबको पता चल चुका है, तो ये उनके पास होते हैं, इंक्लूडिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो ही फिनेंशियल स्टेटमेंट उसकी आउट होती है, न्यूज़ रिलीजेज होती हैं और इकोनॉमिक डाटा होता है। इसमें क्या होता है, इंडिकेट्स दैट नाइदर फंडामेंटल एनालिसिस नॉट टेक्निकल एनालिसिस कैन प्रोवाइड इन्वेस्टर विद एन एडवांटेज। यहाँ पे ना तो फंडामेंटल एनालिसिस ना टेक्निकल एनालिसिस आपको फायदा देने वाला है जिससे आप ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। एज एनी न्यू इन्फॉर्मेशन इज क्विकली इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टॉक प्राइसेस, कि ये जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है ये स्टॉक प्राइसेस के साथ एडजस्ट हो सकती है। इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर कोई भी आप इंडेक्स यूज़ करते हैं या कोई भी एनालिसिस करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सब लोगों को इस चीज़ का पता होता है। एम्पिरिकल टेस्ट टिपिकली फोकस ऑन द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ स्टॉक प्राइसेस एडजस्टमेंट टू न्यू पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको एम्पिरिकल टेस्ट जो है ये बता सकता है कि जो ही पब्लिक इन्फॉर्मेशन होगी उसके 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद कितने टाइम तक ये प्राइसेस फुली वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होने के बाद प्राइसेस एडजस्ट हो सकती है। सो ये थोड़े से गैप के लिए जितना आपको जो ही इन्फॉर्मेशन टेलीविजन पे आई कितने टाइम के बाद आपकी वो प्राइसेस एडजस्ट हो जाती है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ये आपका काम आ सकता है यहाँ पे। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। इसमें यहाँ पे आपने देखना है कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जो इनफॉर्मल या इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इसके अंदर फ्लक्चुएट हो जाती है। लेकिन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई डिसीजन लिया, वो जो उनमें मौजूद है उसको उस इन्फॉर्मेशन का पता कि यहाँ पे ये डिसीजन लिया जा चुका है, 1-2 दिन के अंदर ये डिसीजन आउट हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा या इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। सो इस हवाले से जो इनसाइडर है यहाँ पे वो फ़ायदा उठा जाते हैं और ये स्ट्रांगली इसके अंदर फ्लक्चुएट हो जाती है प्राइसेस जो एडजस्ट होनी होती है इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। प्रपोजेस दैट स्टॉक प्राइसेस फुली रिफ्लेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन, इसमें फुली इन्फॉर्मेशन है यानी कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। प्राइवेट से मुराद जो कुछ लोगों को मौजूद है जो करीब करीब होते हैं जब डिसीजन को लिया जा रहा होता है। इंप्लाइज दैट इवन इनसाइडर विद एक्सेस टू नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन कैन नॉट कंसिस्टेंटली अचीव एबनॉर्मल रिटर्न, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो अंदर बंदा बैठा हुआ था, जो उनका लेफ्ट राइट में इंफॉर्मेशन जिसके पास थी, कि वो भी ज़्यादा देर तक उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। वो उसके पास भी 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम, 4 दिन का टाइम होता है, उसमें वो रिटर्न या फ़ायदा उठा सकता है, अदरवाइज कोई नहीं वो भी फ़ायदा उठा सकता है क्योंकि वो भी इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से आउट हो जाती है। दिस फॉर्म इज़ द मोस्ट एक्सट्रीम एंड कंट्रोवर्शियल, ये एक्सट्रीम भी और कंट्रोवर्शियल है, एज इट एज्यूम्स कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखने वाले से फ़ायदा ना उठाएं बल्कि हर एक इन्फॉर्मेशन पब्लिक फ़ौरन से हो जानी चाहिए ताकि कोई भी इससे भरपूर फ़ायदा ना उठा सके जिसके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, ये तो हो गया कि मार्केट के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है प्राइसेस ऑटोमेटिकली फ़ौरन से एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन इस थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स भी, इम्प्लीकेशंस होती हैं। जब वो कौन सी इम्प्लीकेशन है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज अंडर EMH, पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज सच एज इंडेक्सिंग, इन्वेस्टिंग इन अ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, यानी कि जो ऐसे इन्वेस्टर्स जो ब्रॉड मार्केट में करते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक काम एक ही स्टॉक पे नहीं कर रहे होते, ओवरऑल मुख्तलिफ जगह पे काम कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, आर फेवर्ड ओवर एक्टिव मैनेजमेंट। तो जो एक्टिव मैनेजर्स होते हैं सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस किए लेके बैठे होते हैं, उनसे ज़्यादा जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स वाले हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। एज एक्टिव मैनेजर्स आर अनलाइकली टू कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म द मार्केट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उनका कोई जो स्पेशलाइजेशन उनका फ़ायदा नहीं देती, वही फ़ायदा उठाते हैं जो कभी कभार मार्केट में आते हैं और कभी छक्का लग गया तो लग गया, अदरवाइज नहीं। दूसरे नंबर पे इट चैलेंजेस द एफिकेसी ऑफ प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री विच रिलाइज ऑन एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड स्टॉक सिलेक्शन। तो जो इसमें प्रोफेशनल है वो इतना ज़्यादा आउट परफॉर्म मार्केट के हवाले से नहीं कर सकते, ये थ्योरी की कहती है थ्योरी इस हवाले से। इसके अलावा मार्केट की कुछ एनोमलीज होती हैं
एक तो हमने ये देख लिया कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से, दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ के हवाले से, दूसरे नंबर पे मार्केट के अंदर कुछ एनोमलीज होती हैं, मार्केट में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो ऑलरेडी से मौजूद होते हैं, उनसे भी ये प्रॉब्लम करते हैं एफिशिएंट मार्केट एप्टीट्यूड। डिस्पाइट द ईएमएच सर्टेन मार्केट एनोमलीज एंड पैटर्न्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड सच एज द जनवरी इफेक्ट। जो ही नया साल शुरू होता है तो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो मार्केट ट्रेंड को, इन्फॉर्मेशन को नहीं देखते, वो इन्वेस्ट करते हैं। और मार्केट का मोमेंटम एंड द वैल्यू इफेक्ट, और उस कंपनी की वैल्यू किस तरीके से ऊपर जा रही है, उनके पास कितना स्टॉक्स या फंड्स अवेलेबल हैं जिनको वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो ईएमएच की जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा जो सेटबैक देते हैं। These anomalies suggest that markets may not always be perfectly efficient। यहाँ पे ये बात कही जाती है कि हमेशा वो efficient नहीं रहती, leading to debates and further research on the conditions under which markets may deviate from efficiency। कि वो कौन सी सूरत हाल है, कुछ ऐसी हालात होते हैं जब मार्केट ईएमएच के कॉन्सेप्ट से डेविएट कर जाती हैं। सो इसके अलावा बिहेवियरल फाइनेंस का जो एक कॉन्सेप्ट है, या बिहेवियरल फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट है, लोगों का एक अपना बिहेवियर होता है, वो नहीं देखते कि इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, उन लोगों का अपना एक अंदाज़ होता है। वो अंदाज़ भी ईएमएच के कॉन्सेप्ट को जो है वो थ्योरी को सेटबैक देते हैं। द राइज ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस चैलेंजेस द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बाय इनकॉर्पोरेटिंग साइकोलॉजिकल factors and cognitive biases that can lead to the irrational investor behavior and market inefficiency। इसमें क्या क्या कंसेप्ट सच एज हर्ड बिहेवियर, सारे लोग देखते हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम भी इन्वेस्ट करते हैं, ये हर्ड बिहेवियर। ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ कहते हैं जो मैं डिसीजन लेता हूं तो वो ज़बरदस्त, वो 2-4 इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उस पर डिसीजन ले लेते हैं, वो नहीं देखते कि इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है या आने वाला वक्त क्या कह रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपना डिसीजन ले लेते हैं। एंड लॉस अवर्जन, कुछ लोग होते हैं लॉस को अवॉइड करते रहते हैं और इस चक्कर में वो डिसीजन नहीं लेते। प्रोवाइड अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर मार्केट मूवमेंट्स दैट डेविएट फ्रॉम द प्रेडिक्शंस ऑफ ईएमएच। तो जो इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे ईएमएच का कॉन्सेप्ट है उसको ये बिहेवियरल फाइनेंस है वो भी एक धचका देती है। इसके बाद कुछ एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं। द एम्पिरिकल एविडेंस ऑन ईएमएच इज मिक्स्ड विद सम स्टडीज सपोर्टिंग मार्केट एफिशिएंसी एंड अदर हाईलाइटिंग एनोमलीज। कुछ होती हैं वो एनोमलीज के ऊपर रिलाई करती हैं, कुछ होती हैं वो मार्केट एफिशिएंसी के ऊपर रिलाई करती हैं, तो इनमें एक कंट्रडिक्शन रहता है। की फाइंडिंग्स क्या हैं उन एम्पिरिकल स्टडीज के हवाले से? सपोर्ट फॉर वीक फार्म एफिशिएंसी, कुछ होती हैं थ्योरीज वो जो एम्पिरिकल स्टडीज हैं वो वीक फार्म ऑफ जो एफिशिएंसी उसको सपोर्ट करते हैं। न्यूमरस स्टडीज शो दैट स्टॉक प्राइसेस फॉलो अ रैंडम वॉक, मीनिंग पास्ट प्राइसेस मूवमेंट्स आर नॉट यूजफुल प्रिडिक्टर्स फॉर फ्यूचर मार्केट प्राइसेस। के जो पहले प्राइसेस में आगे उनकी जो ट्रेंड है वो ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में ऐसा चले, तो ये भी रिसर्च कहती है। इसके अलावा एक और जो थ्योरीज हैं या रिसर्च का जो वर्क है वो क्या कहते हैं? मिक्स्ड एविडेंस फॉर सेमी स्ट्रॉन्ग एंड सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी थ्योरी, उसके बारे में जो रिसर्च है वो क्या कहते हैं? वाइल मैनी स्टडीज फाइंड दैट स्टॉक प्राइसेस क्विकली एडजस्ट टू न्यू पब्लिक इन्फॉर्मेशन। तो ये कहता है कि ये जो रिसर्च वर्क है कि जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन वो इम्पैक्ट करती है। अदर रिसर्च आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस वेयर द मार्केट रिएक्ट्स स्लोली टू और ओवर रिएक्ट्स, यानी कि सम टाइम जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है उस पर स्लो इंटरेक्ट करती है या ओवर रिएक्ट कर जाती है। इतनी इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग नहीं होती या इतनी पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं होती जितना वो स्टॉक प्राइसेस फ्लक्चुएट कर जाती हैं। ये भी जो रिसर्च है वो भी कहती है। चैलेंजेस टू स्ट्रांग फार्म एफिशिएंसी जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं, एम्पिरिकल स्टडीज़ जो हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एबनॉर्मल रिटर्न बाय इनसाइडर सजेस्ट दैट मार्केट्स आर नॉट फुली एफिशिएंट इन अनकॉर्पोरेटिंग ऑल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। की जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के हवाले से मार्केट जो है फुली एफिशिएंट नहीं होती कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को फुली इनकॉर्पोरेट कर ले, बल्कि जब तक वो पब्लिक होती है तो तब तक ये चीज़ें होती हैं, उसमें टाइम टेकिंग होता है कि फ़ौरन से प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मार्केट की जो प्राइसेस उसको एडजस्ट नहीं करती। इसके बाद है क्रिटिसिज्म इस थ्योरी पर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के हवाले से कि मार्केट बबल एंड क्रैशेस, जो मार्केट बबल हुई थी .com का टाइम था 98 का, इसके अलावा 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम था। अगर मार्केट एफिशिएंट हैं, ईएमएच पे काम करती हैं कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, तो वो ये क्रैश क्यों हुई थी, ये भी एक इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा रेशनैलिटी का एक एलिमेंट होता है कि हर इन्वेस्टर रेशनल नहीं होता, कुछ इरेशनल होते हैं। जो रेशनैलिटी का एलिमेंट है वो सारे के सारे बराबर नहीं होते और जो इन्फॉर्मेशन होती है सबके पास अवेलेबल नहीं होती, इसलिए
एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है ये सही नहीं है। इसमें EMH assumes that all investors are rational and have equal access to information, ये कहती है थ्योरी, जबकि which is often not the case in real market where information asymmetry and irrational behavior can occur, कि कुछ लोगों का बिहेवियर डिफरेंट होता है, कुछ के पास इन्फॉर्मेशन होती है, सो ये हम नहीं कह सकते कि एफिशिएंट होती है मार्केट हमेशा। इसके अलावा प्रैक्टिकली आप जो देखें इस पूरे लिमिट होता है EMH के हवाले से रियल वर्ल्ड फैक्टर सच एज ट्रांजैक्शन कास्ट, कुछ आप लेन देन में ट्रांजैक्शन कास्ट इंपैक्ट करती हैं, लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं एंड रेगुलेटरी इन्फ्लुएंसेस कैन इंपैक्ट मार्केट एफिशिएंसी मेकिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस मोर कम्प्लेक्स, कि सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्राइसेस एडजस्ट हो जाती हैं, ये रियल नहीं है। कुछ मार्केट्स होती हैं उनमें ट्रांजैक्शन कास्ट होती है, लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, वो भी इंपैक्ट करते हैं उसकी स्टॉक की प्राइसेस को, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पे रिलाय नहीं करते। ये EMH की जो है वो क्रिटिसिज्म है, उसके ऊपर तनकीद करने वालों का ख्याल है। तो अब हम ओवरऑल इस थ्योरी के हवाले से जो अब तक हमने लर्निंग की है उसके अगर समरी करें, द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इज अ कॉर्नरस्टोन of modern financial theory, providing a framework for understanding how information is reflected in asset prices, किस तरीके से जो information होती हैं वो stock prices पे जो है impact करती हैं, while it offers valuable insights into the market behavior. The ongoing debate and empirical challenges highlight the need for nuanced understanding of market efficiency. The interplay between efficient market hypothesis and behavioral finance continues to shape research and practice, कि इसकी ज़रूरत है। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या कहती है, बिहेवियरल फाइनेंस क्या कहती है, इसके ऊपर फर्दर रिसर्च की ज़रूरत है इन फाइनेंशियल मार्केट्स। अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक नेचर ऑफ मार्केट एफिशिएंसी एंड इन्वेस्टर बिहेवियर, दो ये कम्बिनेशन है। अल्टीमेटली हमें कुछ और भी इनके लर्निंग का और चीज़ों को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। सिर्फ EMH के कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे तो फिर ये चीज़ रियलिस्टिक नहीं है। अब आ जाता है जी इम्पॉर्टेंट MCQs इस टॉपिक में से जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम के हवाले से। विच फॉर्म ऑफ द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस asserts that all past market prices and data are fully reflected in the current stock prices? Weak form, semi-strong form, strong form, none of the above. Right is weak form. Question number 2. Who is credited with formalizing the efficient market hypothesis in the 1960s? Milton Friedman, Agni Fama, John Marion Keynes, Robert Shiller. Right option is Agni Fama. Question number 3. According to the semi-strong form of EMH, stock prices adjust rapidly to which type of information? Insider information, public information, historical prices, private information. So इस चीज़ पे हमने फोकस किया था, आपको याद होना चाहिए। राइट ऑप्शन इज पब्लिक इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4. The hypothesis that stock prices fully reflect all information, both public and private, describes which form of EMH? Weak information, weak form, semi-strong form, strong form, partial form. Right option is strong form. Question number 5. Which investment strategy is most portrayed by the efficient market hypothesis? Day trading, technical analysis, passive indexing, fundamental analysis. हमने जिक्र भी इसका किया था, passive indexing. Question number 6. Which of the following is not a criticism of the efficient market hypothesis? Efficient market hypothesis पे जितनी भी criticism उनमें से कौन सी है जो इसमें शामिल नहीं है? It assumes all investors are rational. It fails to explain market bubbles. It fully explains all market anomalies. It overlooks behavioral biases in investors. Right option is C. It fully explains all market anomalies. Market anomalies को actually ये करती नहीं है adjust. Question number 7. According to EMH, what is likely outcome of trying to outperform the market through active management? Option A, consistently higher returns. B, guaranteed losses. C, performance equal to market averages. Option D, consistently lower returns. Right option is C, performance equal to market averages. Question number 8. What does the term
Informationally efficient market imply all securities are fairly valued. Option B. Only historical information is reflected in prices. Option C. Prices do not react to new information. Option D. Insider information is the only source of profit. Right option is A. All securities are fairly valued. Question number 9. Which market anomaly suggests that stock with a lower price to earnings ratio tend to outperform the market? January effect, momentum effect, value effect, size effect. Right option is value effect. Question number 10. Which theory challenges the assumptions of the efficient market hypothesis by incorporating psychological factors and cognitive biases? Modern portfolio theory, behavioral finance, arbitrage pricing theory, capital asset pricing model. राइट ऑप्शन इज बिहेवियरल फाइनेंस. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. अल्लाह हाफिज़.